हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड आपको कंटेंट हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप कॉमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन है ज्वाइन करने से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके पहले मैं बात करती हूँ कि हम पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने मैनेजमेंट के बारे में जाना था, मैनेजमेंट क्या होता है, हमने उसकी डेफिनेशन जानी थी, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है वो समझे थे। साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सिग्निफिकेंस, जो थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं मैनेजमेंट को लेकर के, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, जो क्लास 12 और सीयूईटी दोनों से रेलेवेंट है, वो है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हम अप्लाई करके मैनेजमेंट को और बेटर बना सकते हैं। जिसमें हमने दो थिंकर्स को पढ़ना था। एक को हम पढ़ चुके थे, यानी हम हेनरी फयोल के बारे में, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, जिनको हम किसे बोलते हैं, एफडब्ल्यू टेलर को हम बोलते हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने हेनरी फयोल का पढ़ा था 14 प्रिंसिपल, जिसमें स्पिरिट डी कॉर्प्स, इक्विटी और यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारी चीजें, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अलावा और भी हमने सारे 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। और जब ये क्लास हो जाएगी उसके बाद प्रिंसिपल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों थिंकर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है, सबसे पहले समझिए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मैन टू डू। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आप क्या चाहते हैं, जो भी आपके पास रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनसे आप क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या काम करें, उनको एग्जैक्टली वो काम आपको असाइन करना साइंटिफिक मेथड के साथ ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, जो भी उनकी बेस्ट क्वालिटी है और चीपेस्ट वे है ऑर्गेनाइजेशन का, उन दोनों को अप्लाई करके वो क्या करें, अपना काम करें। ठीक है, यानी साइंस को अप्लाई करना है। जहाँ पे जिस भी काम में आप साइंस को अप्लाई करते हैं, साइंस के मेथड्स को अप्लाई करके काम करते हैं, वहां पे वो कहला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें किन्होंने दी थी, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर ने, यानी ये जो प्रिंसिपल हम जिनका पढ़ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव लॉजिकल प्रिंसिपल्स। जहां पे आप अपने सिस्टमैटिक, जैसे आप कोई भी काम को करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं कि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करेंगे। तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, साइंस अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस अप्लाई कर रहे हैं, वो कहला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे। किसी भी काम को करने का एक बेहतर तरीका होगा, उसी को आपको अपने काम में अप्लाई करना है। Scientific management can also be defined as application of science for each and every element of management. मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, काम का भंडार होता है, लेकिन हर काम में, हर एलिमेंट में आपको अलग अलग मेथड अप्लाई करने होंगे। वो मेथड जिनको आपने पहले अप्लाई किया था और आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ था, तो वही मेथड आपको अलग अलग एलिमेंट में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट तो समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये किसी और सोर्स से लिया गया इमेज है, जिसमें आपको बता रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 4 चीजें आती हैं। ठीक है, 4 चीजें कौन कौन सी। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हमको क्या करना है, साइंस अप्लाई करना है, रूल ऑफ थंब को नहीं। अब रूल ऑफ थंब का कंसेप्ट क्या है वो आपको अभी मैं समझाऊंगी। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ जो नॉट वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको पहला क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वहीं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये 4 जो है प्रिंसिपल्स हमको एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं किसी भी काम को करने के लिए। आप पहला समझते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब होता क्या है। पहले समझिए कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है।
देखिए हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए हमारा इंट्यूशन होता है, या हमको एक, जैसे आप सुनते होंगे अंदर से मुझे आवाज आई तो मैंने इस काम को इस तरीके से कर दिया, यानी वो हमारे इंट्यूशन ने हमको जवाब दिया। मैनेजमेंट का काम करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए या कंपनी को एक टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको इंट्यूशन से काम कभी नहीं लेना है, आपको साइंस अप्लाई करनी होगी। रूल ऑफ थंब का मतलब यही था कि यानी पहले के लोग जो थे, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, उनके अकॉर्डिंग ये होता था, उन्होंने कोई चीज अप्लाई की किसी काम में और वहां पे रिजल्ट अच्छा आ गया तो उन्होंने क्या किया, वही वही चीजें अप्लाई कर देंगे सारे जगहों पे। लेकिन हो सकता है आपका जो टाइम है वो चेंज होते जाता है, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स की डिमांड भी बदल रही है, तो आपके जो काम करने का तरीका है उसको भी बदलना होगा। तो आपको इंट्यूशन से नहीं, मेथड के साथ काम करना है, यानी रूल ऑफ थंब से नहीं, आपको काम करना है साइंस से। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिए। दिस रिफर्स टू, यानी साइंस रूल ऑफ थंब रिफर्स टू मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, पास्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल जजमेंट, हैबिट, गेस वर्क एंड ट्रायल एंड एरर। यानी क्या बोल रहा है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, मैनेजरियल डिसीजन जो भी आप ले रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन पे या पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके थे, जो आपने पिछला काम किया था, आप उसके अकॉर्डिंग क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। आपका पर्सनल जजमेंट, यानी मुझे ये लग रहा है कि ये काम ऐसे करूंगी तो ये रिजल्ट आएगा, वो कहलाता है पर्सनल जजमेंट, इसको भी आपको अवॉइड करना है। आपकी हैबिट बन चुकी है उस तरीके से काम करना, तो आप वही मेथड हर जगह लगाएंगे, ऐसे भी काम नहीं करना है। गैस वर्क कर रहे हैं, गैस वर्क भी नहीं करना है। ट्रायल एंड एरर, यानी काम करके देखता हूं, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो कहलाता है ट्रायल एंड एरर। तो ये सारे मेथड जो आप सामने देख रहे हैं वो कहलाते हैं रूल ऑफ थंब, और इनको आपको अप्लाई नहीं करना है। डिफरेंट मैनेजर्स माइट हैंडल द सेम सिचुएशन डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल अप्रोचेस, यानी अलग व्यक्ति अगर अपने इंडिविजुअल अप्रोचेस अप्लाई कर रहा है किसी भी काम को हैंडल करने के लिए, वो कहलाएगा रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे हमको क्या सजेस्ट किया टेलर ने, टेलर का ये कहना था कि रिप्लेस ओल्ड हैबिट एंड गेस वर्क विथ सिस्टमैटिक स्टडी। आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी है। जो भी पिछले आपके मैनेजर्स गुजरे हैं, मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले जो भी मैनेजरियल स्टाफ थे उनके काम को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट्स चेक करेंगे, फाइनल लिस्ट चेक करेंगे। सारी चीजें चेक करने के बाद से आप क्या करेंगे, अपनी जो भी ट्रिक है या सिस्टमैटिक स्टडी करने के बाद से आप काम को अप्लाई करेंगे या कोई नया मेथड लेकर के आएंगे। based decision on data and analysis, not just institution। यानी आपको क्या करना है, आपको डाटा कलेक्ट करना है, जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनको अप्लाई करना है, डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद से आपको काम करना है। डेवलप स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्टिमाइज मेथड फॉर टास्क। आपको एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना होगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी किसी भी रिसोर्स का, वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर मशीन होंगी, आपको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। यानी अगर वर्कर्स को किसी मशीन को और ज्यादा यूज करने की जरूरत है, आप उनको लिमिट कर दे रहे हैं, तो जो भी आपका काम है वो रुक जाएगा। तो आपको ऑप्टिमाइज्ड काम करना होगा, ऑप्टिमाइज्ड मेथड अप्लाई करने होंगे। सीक इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अगर आप क्या करते हैं, अपने सिद्धांत को अप्लाई करते रहते हैं, तो आपके जो वर्कर्स हैं वो भी क्या होंगे, कुशलता के साथ काम करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। तो ये हमने जाना साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हमको रूल ऑफ थंब नहीं, साइंस अप्लाई करना है। अगला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब जब भी सारे वर्कर्स एक साथ एक लय में एक सुर में काम करते हैं तो वो कहलाता है हार्मनी। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। ये जो मेथड है, ये जो प्रिंसिपल है एफडब्ल्यू टेलर का, इनका ये कहना था कि जब तक लेबर और मैनेजमेंट में कंप्लीट कोऑपरेशन नहीं होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान हो जाएगा। रिप्लेसिंग कॉन्फ्लिक्ट विद गुडविल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दोनों को एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट देनी होगी। मैनेजमेंट शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विथ वर्कर। यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये भी है कि जो भी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, उनको क्या करना है, अपने वर्कर्स के साथ जो भी इंक्रीज उनको बेनिफिट था वो वर्कर्स के साथ भी शेयर करना होगा, जिससे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। वर्कर्स कंट्रीब्यूटिंग फुली टू इफिशियंसी विदाउट फियर और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। यानी अगर मान लीजिए कोई वर्कर ए है, उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो उनको आप इतना मोटिवेट करेंगे कि जो भी मैनेजरियल स्टाफ है उनसे वो क्या कर सके, वो अपने आइडियाज सामने रख सके,
उनके अंदर फियर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना अगर वो दबाव में काम करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये टेलर्स प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द नीड फॉर अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। यानी अगर आप देखिए, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वहां पे पॉजिटिविटी होना जरूरी है, आपको मेंटली फ्री होना जरूरी है। तो यहाँ पे टेलर भी वही आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट है और वर्कर है, उनके बीच में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए एक दूसरे को लेकर के, यानी उनके दिल में, उनके मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को लेकर के। ये था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसमें देखिए नेक्स्ट आपको बताया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, उसको समझना है हमको नेक्स्ट वीडियो में, उसको समझते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी, ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, रिप्लेसिंग कॉम्पिटिशन विथ कॉपरेशन। क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल आर्ग्यूज दैट इंटरनल कॉम्पिटिशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी सिर्फ वर्कर्स के बीच में अगर कॉम्पिटिशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो बुरा प्रभाव डालेगा, और अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हो रहा है तो वो भी बुरा प्रभाव डालेगा। इंस्टेड देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। यहाँ पे पहले मैं वाली चीज नहीं होनी चाहिए, हम वाली चीज होनी चाहिए, यानी वर्कर्स के बीच में भी आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, वहीं मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में भी विवाद नहीं होना चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं लाएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा बेहतर मिले, आपको इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। आपको कॉपरेशन के साथ चलना है, कॉपरेट करना है बाकी सारे एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स के साथ, ना कि सिर्फ अकेले काम करना है, ठीक है। मैनेजमेंट्स रोल क्या होगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, मैनेजमेंट को क्या करना होगा, दे नीड टू अंडरस्टैंड द वर्कर्स पर्सपेक्टिव। जो भी आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, उस चीज को आपको समझना होगा। पहला, शेयर द गेन्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज प्रॉफिट हो रहा है, उसको आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा वर्कर्स के साथ। वो भले दिवाली बोनस के रूप में हो या आपने कुछ मिठाई का डब्बा दे दिया, वो सारी चीजें क्या है, मोटिवेट करती हैं वर्कर को और उनको अपनापन लग जाता है, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट, आपको उनको सपोर्ट करना है, बैक सपोर्ट हमेशा होना चाहिए मैनेजमेंट का वर्कर के साथ। ट्रेनिंग दीजिए, अगर वो किसी चीज में बेहतर नहीं है, मान लीजिए एक टास्क उनसे बेहतर आ रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है, तो आप उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो उस चीज में भी एक्सपर्ट हो सके। साइंटिफिकली डिटरमाइंड वर्क मेथड, आप जो भी वर्क मेथड आपका साइंस के साथ चल रहा है, वो मेथड आपको वर्कर्स को भी समझाना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैनेजमेंट का रोल था। अब वहीं वर्कर्स को क्या करना है, दे नीड टू कोऑपरेट विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो भी रूल बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, उसको फॉलो करना होगा वर्कर्स को। फॉलो द साइंटिफिकली डेवलप्ड मेथड एंड अवॉइड डेलिबरेटली रिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट, ऑफन कॉल्ड सोल्जरिंग। यहाँ पे सोल्जरिंग को अवॉइड करना है, यानी मैं अकेले करूंगा, मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, उस चीज को अवॉइड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हमने 3 प्रिंसिपल पढ़ लिए, पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एफडब्ल्यू टेलर का आखिरी जो प्रिंसिपल था वो बात करता था वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के लिए, यानी फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी उनकी समृद्धता और कार्य कुशलता पर ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोल रहा है साइंटिफिक सिलेक्शन, वर्कर्स शुड बी केयरफुली चूजन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज मैचिंग द स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, अगर आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं, भर्तियां निकालते हैं, तो आपके पास बहुत सारे वर्कर आएंगे ज्वाइन करने, तो जो भी आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, आप पहले ही वर्कर्स को क्या करिए, छान दीजिए। जो भी आपको आपकी जॉब के हिसाब से नहीं है, आप उनको लीजिए ही मत, और फिर भी अगर कुछ बेटर आपको लगते हैं कि कुछ अच्छे हैं वर्कर्स, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए और आप उनको उसी चीज में और ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। यानी आपको उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से और जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। टारगेटेड ट्रेनिंग, वन सेलेक्टेड वर्कर मस्ट सिस्टमैटिकली ट्रेन्ड इन द साइंटिफिकली डिटरमाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म देयर टास्क। एक बार जब उनका सिलेक्शन हो जाए तो आपको उनको टारगेटेड ट्रेनिंग देनी है, ऐसा नहीं कि सारे काम की ट्रेनिंग देनी है, जो उनके लिए बेहतर है, जिस काम के लिए आपने उनको सेलेक्ट किया है, टारगेटेड ट्रेनिंग आपको देनी होगी ताकि वो आपके सिस्टम के हिसाब से वन बेस्ट वे जो आपने चूज किया है
उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। थर्ड है मैचिंग टास्क टू एबिलिटी, जो भी उनकी एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी स्किल को यूटिलाइज करना है आपको। आप उनके स्किल को यूटिलाइज करेंगे ट्रेनिंग देने के बाद से, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम आउटपुट आपको ही देगा। फोर्थ है मैक्सिमाइज आउटपुट, जब वो समृद्धता के साथ काम करेंगे तो क्या होगा, आपको आउटपुट तो अच्छा मिलेगा ही। द गोल इज फॉर ईच वर्कर टू परफॉर्म देयर जॉब यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड लीडिंग टू द हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्टिविटी। जब आप ट्रेनिंग देंगे उनको, उसकी स्किल के हिसाब से काम देंगे, तो वहां पे मैक्सिमम आउटपुट होगा ही। अगला है अचीव प्रॉस्पेरिटी, हायर एफिशिएंसी लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच शुड रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉर द वर्कर एंड इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। यहाँ पे वही बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि अगर आप उनको ट्रेनिंग देंगे, स्किल देंगे, तो उससे क्या होगा, वर्कर को तो अच्छा होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही, मैनेजमेंट को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा ही। Continuous development, it implies ongoing effort by management to ensure workers are continuously working at their peak potential within the defined scientific method। वक्त वक्त पर चेक करते रहना है कि जो भी साइंटिफिक मेथड हमने अप्लाई किया था, वर्कर उसी पोटेंशियल के साथ काम कर रहे हैं या नहीं है। जैसे वो पहले जिस क्षमता के साथ काम कर रहे थे, एंड तक आते आते कहीं वो बहुत ऐसा तो नहीं अपने हिसाब से काम करने लग गए, जैसा मेथड उन्होंने सोचा वैसे काम करने लग गए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रेगुलर आपको क्या करना होगा, क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है, वो आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे FW टेलर के, जो हमने आज डिस्कस किया है। और हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल। आगे हम इन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि इनमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।